हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, जिस चीज का था बेसब्री से इंतजार, सर पदार्थ विज्ञान कब स्टार्ट करेंगे, पदार्थ विज्ञान में खूब सारा सिलेबस बाकी है, कब आप पढ़ाओगे, आप पूरा सिलेबस करा पाओगे या नहीं करा पाओगे। तो ऐसे मेरे पास कई सारे डाउट्स आए स्टूडेंट्स के। सो गाइस, आप टेंशन मत लीजिए, अगले 15 से 20 दिन तक हम क्या करेंगे, पदार्थ विज्ञान को पढ़ेंगे। और आप देखना अगले 15 से 20 दिन तक हमारा पदार्थ विज्ञान में काफी कुछ सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, सिलेबस कवर कराने की मेरी जिम्मेदारी है, जो कि मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आज हम पदार्थ विज्ञान में जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है द्रव्य। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एनसीईआरटी के सिलेबस में देखेंगे तो द्रव्य, गुण और कर्म, एक तो आपका द्रव्य हो गया है ना, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा टॉपिक जो है वो गुण है ना, दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक गुण है और तीसरा टॉपिक क्या है, कर्म। तो इन तीन टॉपिक से आपके पेपर में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 48 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें द्रव्य जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो द्रव्य की सीरीज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। द्रव्य के लक्षण, द्रव्य का वर्गीकरण कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, महाभूत में से, जैसे कि मान लो आपसे बोल दे कि आकाश महाभूत का आप समझाइए, तो पूरा महाभूत में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आत्मा, मन, काल, दिशा, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब मैं एक प्रकार से ऐसा बोल सकता हूं कि इस टॉपिक में, यानी कि जो द्रव्य टॉपिक है, तो यहाँ पर आपके लिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। मैं आपको बड़ी शिद्दत से द्रव्य आपको पढ़ाने वाला हूँ और मैंने द्रव्य में खूब ज्यादा मेहनत करी है। और आपको आज के इस लेक्चर में, अगर आप इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको आज के इस लेक्चर में मेरी मेहनत दिख जाएगी कि मैं द्रव्य को मैं कितने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। खूब मेहनत करी है, मैं कल से द्रव्य की सीरीज में लगा हुआ हूँ और आज मैं फाइनली आपके लिए लेक्चर शूट करने आ गया हूँ। तो खूब मेहनत करिए, कैसे आपको समझाना है चीजों को, है ना, किस तरह से आपको चीजों को डिलीवर करना है, हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को कैसे आपको समझाना है। तो मैंने खूब मेहनत करी है। मैं बाकी सारे टॉपिक में नहीं बोलता हूँ, लेकिन द्रव्य में बोल रहा हूँ कि मैंने खूब मेहनत करी है। एक मैंने दर्शन में खूब मेहनत करी थी, तो आपको पता चलिए क्या है कि दर्शन मैंने कितने अच्छे तरीके से, कितने सिंप्लीफाइड वे में, कितने फनी वे में आपको मैंने दर्शन पढ़ाया था। तो ठीक उसी प्रकार से द्रव्य, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को इस टॉपिक से खूब डर भी लगता है, तो द्रव्य को भी हम एकदम फनी वे में, इंटरेस्टिंग वे में, सिंप्लीफाइड वे में पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी दर्शन का जिक्र किया था, तो आप दर्शन पढ़ के आ गए हैं, आप सभी को समझ में आ भी गया कि दर्शन क्या होते हैं। दर्शते ही अनेन इति दर्शनम, यानी कि जिससे कुछ जाना जाता है, जिससे हमें क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दर्शन कहते हैं। ठीक है, इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग देखिए तो दर्शन दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या हो जाएगा आपका आस्तिक दर्शन और दूसरा क्या हो जाएगा आपका नास्तिक दर्शन। ठीक है, मेरे को हंसी इसलिए आ रही है कि क्योंकि बहुत मेहनत करके आया है प्रॉब्लम में। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को एंड तक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक, तो देखिए, आस्तिक दर्शन होता है, एक क्या होता है आपका नास्तिक दर्शन होता है। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन आ जाएंगे, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, दो के जोड़े में अगर हम देखें तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन, उसके बाद न्याय और वैशेषिक दर्शन, उसके बाद मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उसके बाद नास्तिक दर्शन की बात करते हैं। नास्तिक दर्शन में क्या हो जाएगा आपका चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। ठीक है, तो हर एक दर्शनों ने किस पर चर्चा की है, मतलब हर एक दर्शन का जो सिद्धांत है, एक उनमें से ये भी सिद्धांत है कि उन्होंने पदार्थ की गणना पर क्या की है, चर्चा की है ना। जैसे कि हम सांख्य दर्शन की बात करते हैं, तो सांख्य दर्शन ने कितने पदार्थ माने, पदार्थ तो आप सभी जानते हैं, मैं यहाँ पर आपको पदार्थ बताने नहीं आया हूँ। ठीक है ना, तो वो आप अगर नहीं पता है तो आप पदार्थ का टॉपिक देखकर आइए। ठीक है, तो देखिए हर एक दर्शन ने पदार्थ के बारे में बताया है। जिसकी बात करते हैं, सांख्य दर्शन ने क्या बोला है कि टोटल पदार्थ जो होते हैं वो कितने होते हैं, 25 पदार्थ होते हैं। ठीक है, वही अगर हम योग दर्शन की बात करते हैं तो योग दर्शन ने कितने पदार्थ माने, 26 पदार्थ माने। जो सांख्य दर्शन ने 25 पदार्थ माने थे, वही सेम पदार्थ किसने माने, योग दर्शन ने माने, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक एक्स्ट्रा ईश्वर तत्व को भी माना है। तो इस तरह से 26 तत्व किसके अनुसार हो जाते हैं, योग दर्शन के अनुसार हो जाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं तो वैशेषिक दर्शन ने कितने पदार्थ माने हैं, वैशेषिक दर्शन ने 6 पदार्थ माने हैं। वैशेषिक दर्शन ने कितने माने हैं, 6 पदार्थ माने हैं। ठीक है, 6 पदार्थ में क्या क्या हो जाएगा, 6 पदार्थ में क्या क्या हो जाएगा, अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही आप इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम हमारे टॉपिक में एंटर करेंगे। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन ने कितने पदार्थ माने हैं, 6 पदार्थ माने हैं। कौन कौन से, सबसे पहला माना द्रव्य, है ना, दूसरा क्या माना गुण, तीसरा क्या माना कर्म, द्रव्य गुण कर्म,
सामान्य, सामान्य, उसके बाद विशेष और उसके बाद समवाय। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, समवाय। जिसमें भी वैशेषिक दर्शन ने सबसे ज्यादा जो फोकस किया है, सबसे ज्यादा जो फोकस किया है वो किस पर किया है, विशेष पर किया है। इसीलिए इस दर्शन का नाम क्या पड़ जाता है, इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ जाता है। हम वैशेषिक दर्शन डिटेल में पढ़कर आ गए। ठीक है, विशेष यानी कि जहां पर कुछ किसकी बात की जाती है, कुछ भिन्नता की बात की जाती है। जैसे कि मान लो दो व्यक्ति है, तो एक हंसता है तो ये भी हंसता है, एक गाता है मान लो ये भी गाता है, एक रोता है तो ये भी रोता है। तो ये तो क्या हो गया, ये तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, साधर्म्य हो गया। इनमें वैधर्म्य यानी कि विशेषता क्या है, भिन्नता क्या है। ठीक है, तो भिन्नता पर जो बात की गई है वो किसने की है, वैशेषिक दर्शन ने की है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वैशेषिक दर्शन पड़ गया, क्योंकि विशेष की बात करते हैं, पेक्युलरिटीज की बात करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जहां पर भिन्नता की बात की गई है, पेक्युलरिटीज की बात की गई है, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने वैशेषिक बोल दिया। यद्यपि वैशेषिक दर्शन ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय इन सबको भी समझाया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस किया वो किस पर किया है, विशेष पर फोकस किया है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, वैशेषिक पड़ जाता है। तो जो आज हम द्रव्य टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो वैशेषिक दर्शन में द्रव्य बताया गया है वही द्रव्य को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम गुण पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वो भी वैशेषिक दर्शन में उसकी आपको गणना मिल जाएगी। ठीक है, कर्म भी वैशेषिक दर्शन में बताया गया है, सामान्य के बारे में बताया गया है, विशेष के बारे में बताया गया है, समवाय के बारे में बताया गया है। तो ये सारे, ये जो षड पदार्थ है, ये षड पदार्थ है, इन सभी को अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, वैशेषिक दर्शन को समझना होगा। अगर आप वैशेषिक दर्शन को समझ जाएंगे तो आपको इन षड पदार्थों को भी क्या हो जाएगी, इन षड पदार्थों का भी आपको क्या ज्ञान हो जाएगा। और वैशेषिक दर्शन ये बोलता है कि यही षड पदार्थ जो होते हैं, यही षड पदार्थ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको मोक्ष की प्राप्ति दिलाते हैं। ये आपको क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति दिलाते हैं। ठीक है, अगर आपको इन सब का ज्ञान हो जाएगा, इन सब पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा, तो इससे आप समझ जाएंगे कौन सी वस्तु आपके लिए उपयोगी है, कौन सी वस्तु आपके लिए उपयोगी नहीं है। अगर आपको इन सब का ज्ञान हो जाएगा, तो अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे, है ना, इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे, साथ में वैशेषिक दर्शन जो होता है, एक चीज और व्याख्या की गई है, वो किसी की गई, धर्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो उसकी भी बात करता है वैशेषिक दर्शन। तो अगर आप वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत को समझ जाएंगे, जिसमें एक सिद्धांत होता है षड पदार्थ, तो अगर आप इनको समझ जाएंगे, इनकी अगर आपको अच्छे तरीके से क्या हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना, आपको क्या हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और हर एक व्यक्ति का यही एक मेन एम है, वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। और दर्शन जो होता है वो क्या करता है, दुखों से निवारण कराता है, सुख की प्राप्ति कराता है। ठीक है, और उससे क्या होती है, आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वैशेषिक दर्शन में षड पदार्थों का वर्णन किया गया है, तो वही षड पदार्थ हम किसमें देखने वाले हैं, पदार्थ विज्ञान में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज हम पहला पदार्थ देखेंगे जो कि क्या है, द्रव्य। ठीक है, आचार्य चरक ने भी इन्हीं षड पदार्थों पर बात की है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, इनका क्रम जो है वो चेंज कर दिया। जैसे कि अगर आप आचार्य चरक के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो आचार्य चरक ने सबसे पहले किसको रखा है, सबसे पहले किसको रखा है, सामान्य को रखा है। ठीक है, सामान्य के बाद किसको रखा है, सामान्य के बाद विशेष को रखा है, विशेष के बाद किसको रखा है, विशेष के बाद गुण को रखा है ना, गुण के बाद किसको रखा है, द्रव्य को रखा है, द्रव्य के बाद कर्म को रखा है, और लास्ट में किसको रखा है, समवाय को रखा है। तो यहाँ पर वैशेषिक दर्शन ने प्रधान किसको माना है, द्रव्य को माना है। लेकिन वही अगर हम आचार्य चरक की बात करते हैं, तो आचार्य चरक ने सामान्य और विशेष को प्रधान माना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सामान्य और विशेष जो होते हैं वो क्या होते हैं, वृद्धि और ह्रास के क्या कारण होते हैं, है ना। अगर मान लो आपको किसी प्रकार का रोग हो रहा है, तो रोग का कारण क्या है, दोषों की वृद्धि और क्षय। तो चूंकि ये क्या होता है, क्षय और वृद्धि का कारण होता है ना। और ये जो दोनों आपको पदार्थ बताए गए हैं, ये चिकित्सा में इनकी भी काफी ज्यादा महत्व है ना, मतलब चिकित्सा में भी इनकी खूब महत्ता है। ठीक है, तो इसीलिए आचार्य चरक ने क्या कर दिया, जो षड पदार्थ बताए गए थे वैशेषिक में, तो उन्हीं का क्रम चेंज करके इन्होंने क्या किया, द्रव्य को आगे न रखते हुए इन्होंने सामान्य और विशेष को आगे रखा। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, वृद्धि और ह्रास के कारण होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको सबसे आगे रखा, बाकी सब पदार्थों को पीछे रखा। ठीक, तो अगर आचार्य चरक के अनुसार देखिए, तो प्रधान किसको माना है, सामान्य विशेष को माना है। वह अगर हम वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग देखें, तो द्रव्य को माना है। तो आज हम डिटेल में क्या देखने वाले हैं, आज हम डिटेल में द्रव्य को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर वैशेषिक दर्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, या मैं आपको दर्शन का टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एकदम ऊपर ऊपर बात किया हूँ, ताकि मैं द्रव्य के टॉपिक में इंटर कर सकूँ।
ठीक है। तो चलिए आप सभी को समझ में आ गया होगा मैं क्या यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यानी कि जो हम सठ पदार्थ पढ़ेंगे तो उन सठ पदार्थों को अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको वैशेषिक दर्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे अलग अलग दर्शनों ने अपने अपने अकॉर्डिंग पदार्थ पर बात की है, ठीक है। सांख्य दर्शन बोलता है कि हम इनसे इनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं स्वीकार करते हैं। सांख्य दर्शन ये बोलता है कि जो 25 तत्व बताए गए उससे आपको क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग दर्शनों ने अपने अपने क्या दिए, कॉन्सेप्ट दिए, अपने अपने सिद्धांत दिए। तो वैसे ही वैशेषिक दर्शन ने किस पर बात की है, सठ पदार्थ पर बात की है। हालांकि वैशेषिक दर्शन को इतना ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है लेकिन इसकी महत्ता खूब है ना। आप देखेंगे सामान्य और विशेष जो है, सामान्य और विशेष जो है इसके चिकित्सा में खूब उपयोग होता है, ठीक है। द्रव्य आप उपयोग करते ही है, गुण कर्म, तो इन जो वैशेषिक दर्शन में पदार्थ बताए गए तो इनकी खूब महत्ता है, ठीक है। तो आज हम जो पदार्थ देखने वाले हैं वो कौन सा पदार्थ देखने वाले हैं, हम द्रव्य को देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो अभी मैंने एकदम थोड़ा सा आपको टॉपिक में इंटरेस्ट जगाने के लिए मैंने सारी चीजें बताई है, लेकिन अब जो आपके काम की चीज है वो क्या है कि द्रव्य क्या होता है, ठीक है, द्रव्य क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम द्रव्य की बात करते हैं, है ना, अगर हम द्रव्य की बात करें तो ये द्रव्य शब्द जो होता है किससे मिलकर बना हुआ है, द्रव्य शब्द किससे मिलकर बना हुआ है। तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप क्या करते हैं ध्रुवगतो धातु में, अगर आप क्या करते हैं ध्रुवगतो धातु में यत् प्रत्यय करते हैं, यत् प्रत्यय करते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे आपका द्रव्य शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है, द्रव्य शब्द। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब जिसमें क्या हो रही है, गति हो रही है। जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जिसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम द्रव्य कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्रुवगतो धातु में अगर आप क्या करते हैं, अगर आप क्या करते हैं ध्रुवगतो धातु में यत् प्रत्यय करते हैं तो इससे क्या बनता है, आपका द्रव्य शब्द बन जाता है। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसमें क्या हो रहा है, गति हो रही है, यानी कि मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और जिसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जिसमें कुछ बदलाव हो रहा है, जिसमें कुछ प्रवाह हो रहा है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम द्रव्य कह देते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कह देते हैं, उसमें हम द्रव्य कह देते हैं। अब देखो द्रव्य, ये तो हमने एक प्रकार से उसकी व्युत्पत्ति की बात कर दी, ठीक है। लेकिन द्रव्य का लक्षण यानी कि द्रव्य की परिभाषा की बात करते हैं तो आयुर्वेद में द्रव्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार से बताई गई है कि जिसमें क्या होते हैं, जिसमें कर्म और गुण जो होते हैं, जिसमें कर्म और गुण समवाय संबंध से जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्रव्य कह देते हैं, ठीक है। वही अगर हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखें तो मॉडर्न में किसी भी सब्सटेंस, द्रव्य यानी कि सब्सटेंस, ठीक है, तो मॉडर्न में द्रव्य जो होता है यानी कि सब्सटेंस जो होता है उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से देते हैं मॉडर्न में, मॉडर्न साइंस में किसी भी सब्सटेंस की, आपको पता है किसी भी सब्सटेंस की अगर हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न उसकी डेफिनेशन देखें तो क्या डेफिनेशन देखने को मिलती है सब्सटेंस की, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है कि सब्सटेंस वो चीज होती है जिसमें क्या हो, वेट हो और वेट के साथ साथ जो क्या करे, वॉल्यूम को घेरे, मतलब किसी स्पेस में क्या करे, मतलब जो किसी जगह को घेरे, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो जिसमें वेट हो और जिसका कोई वॉल्यूम हो, है ना, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम सब्सटेंस कह देते हैं। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखें तो जिसका कोई वेट है, जो स्थान को घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न आकाश जो होगा, आकाश होगा, है ना, आत्मा भी ले लो आप यहाँ पर, परमात्मा भी ले लो आप यहाँ पर, ठीक है, ईश्वर भी आप ले लो यहाँ पर, ठीक है, ईश्वर भी आप ले लो, तो ये सब क्या हो जाएंगे, द्रव्य नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, क्योंकि उसने क्या बोला कि जिसका वेट हो और जो स्थान को घेरते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सब्सटेंस कह देते हैं। तो आप बताइए आत्मा का वेट होता है, नहीं होता है, ठीक है, हालांकि साइंस प्रूव कर रही है लेकिन पर फिलहाल तो नहीं होता है, ठीक है। परमात्मा का होता है, नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखेंगे तो आकाश, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ये सारे द्रव्य जो कि आयुर्वेद ने माने हैं, जिनको आयुर्वेद ने द्रव्य माना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न की डेफिनेशन देखें तो ये सारे द्रव्य नहीं होंगे। तो आयुर्वेद में एक यूनिवर्सल डेफिनेशन देते हुए क्या बोला कि जिसमें क्या हो, कर्म हो, जिसमें क्या हो, गुण हो, और द्रव्य क्या हो, उसका समवाय कारण हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम द्रव्य कह देते हैं, ठीक है। तो आकाश, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ये सब आयुर्वेद की परिभाषा में बैठ जाते हैं,
है ना। तो इसीलिए आकाश, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, इन सभी को भी क्या माना है, आयुर्वेद में द्रव्य माना है। ठीक, चलिए, तो एक ये कॉन्सेप्ट है जो कि मेरे को बताना था, मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब थोड़ा यहाँ पर आइए। तो हमने क्या बोला, हमने देखा कि द्रव्य शब्द जो होता है, ध्रुवगतो धातु में अगर आप क्या करते हैं, ये तो प्रत्यय करते हैं, तो उससे क्या बनता है, आपका द्रव्य शब्द बन जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसमें कोई गति हो रही है, जिसमें कोई परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्रव्य कह देते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर आगे, यहाँ पर क्या बोला, द्रवति गच्छति परिणामम इति द्रव्यम, यानी कि जो परिणाम का प्राप्त हो, जो क्या हो, जो परिणाम को प्राप्त हो, जिसमें कुछ बदलाव हो, जिसमें कुछ परिवर्तन हो, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम द्रव्य कह देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो परिणाम को प्राप्त हो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम द्रव्य कह देते हैं। अगला यहाँ पर फिर डेफिनेशन देते हुए यहाँ पर ये बोला कि जो संयोग और विभाग को प्राप्त हो, यानी कि जिसके बीच में क्या संयोग, संयोग यानी कि जो जुड़े, दो द्रव्यों से जुड़े, ठीक है, और विभाग यानी कि दो द्रव्यों से जो क्या हो, अलग हो। तो जिसमें क्या होता है, संयोग होता है, जिसमें विभाग होता है, हालांकि इसका कारण क्या होगा, कर्म होगा। संयोग और विभाग का कारण जो होता है वो तो क्या होता है, कर्म होता है, लेकिन किसके बीच में हो रहा है, वो द्रव्य के बीच में हो रहा है। यानी कि दो द्रव्य तो क्या करेंगे, संयोग करेंगे, दो द्रव्य तो क्या होंगे, अलग होंगे, भले इसका कारण क्या है, कर्म है। यानी कि संयोग और विभाग द्रव्यों में कौन करा रहा है, वो कर्म करा रहा है जरूर, लेकिन कौन हो रहा है, वो द्रव्य हो रहा है। तो जो संयोग और विभाग को प्राप्त हो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम द्रव्य कह देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो संयोग और विभाग को प्राप्त होता है, द्रवति गच्छति संयोग विभाग आदि गुण अनिति द्रव्यम, यानी कि जो संयोग और विभाग को प्राप्त होता है उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम द्रव्य कह देते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, द्रव्य के लक्षण की बात की गई है, तो देखिए अब इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, द्रव्य का लक्षण इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो आपको द्रव्य का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको द्रव्य की असली परिभाषा पता चलेगी कि द्रव्य आखिरकार होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर समवाय कारण का मतलब क्या, तो वो भी आपको बताऊंगा, कारण क्या होता है वो भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा मिटा देते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर क्या बोला, द्रव्य के लक्षण की बात की है, तो क्रिया गुणवत्त, क्या बोला यहाँ पर क्या बोला, एक मिनट, यहाँ पर क्या बोला, क्रिया गुणवत्त समवाय कारणम इति द्रव्य लक्षणम, यानी कि जिसमें क्या हो, द्रव्य हम किसे बोलेंगे, द्रव्य की परिभाषा आयुर्वेद में बताते हुए ये बोला कि जिसमें क्या हो, जिसमें गुण हो, जिसमें क्या हो, जिसमें कर्म हो, और जो क्या हो गुण और कर्म का समवाय कारण हो, यानी कि जो अपृथक भाव से जुड़ा हो, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम द्रव्य कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको शब्द दिखाई दे रहा है जो कि क्या है, कारण, जो कि क्या है, कारण। तो कारण का मतलब क्या होता है वो आप समझ लीजिए थोड़ा, है ना, क्योंकि कई सारे बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, कारण का मतलब रट लेते हैं कि जिसमें द्रव्य होता है, जिसमें गुण होता है, और जो समवाय कारण हो, है ना, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम द्रव्य कह देते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस चीज को रट लेते हैं, एक डेफिनेशन दे देते हैं कि मिट्टी जो होता है, मिट्टी से घड़े का बनना, तो ये समवाय कारण का उदाहरण हो जाता है। तो इस प्रकार से रट लेते हैं, लेकिन असली इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो नहीं समझ पाते। तो चलिए अभी मैं आपको कारण का मतलब बताता हूँ। कारण का मतलब क्या होता है, देखो दो चीज होती है, एक तो क्या होता है, एक तो आपका कारण होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका कार्य होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम कारण की बात करते हैं, है ना, इसमें अगर हम कारण की बात करें तो कारण का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए कारण की अगर हम बात करते हैं तो कारण की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, कारण की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है कि जो किसी चीज को क्या करे, जो क्या करे, जो किसी चीज को उत्पन्न करे, जो किसी चीज को क्या करे, जो किसी चीज को उत्पन्न करे, किसी चीज को उत्पन्न करे, उसे हम क्या कह देते हैं, जो किसी चीज को उत्पन्न करे, है ना, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कारण कह देते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कारण कह देते हैं। ये कारण जो होता है, आप समझते जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, अब सब कुछ समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, दो चीजें होती है, कारण और कार्य। यहाँ पर कारण शब्द आया है तो इसलिए मैं आपको कारण समझा देता हूँ, कार्य भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो किसी चीज को क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कारण कहते हैं। और कार्य क्या हो जाएगा, कारण से जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप सुनते जाइए मैं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, जो किसी चीज को उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कारण कह देते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, कारण कह देते हैं। अब ये जो कारण होता है, कारण कितने प्रकार का होता है, कारण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपका समवायी कारण हो जाएगा, है ना,
दूसरा आपका क्या हो जाएगा, असमवाही कारण हो जाएगा, असमवाही कारण है ना, असमवाही कारण। और तीसरा जो होता है वो आपको क्या हो जाएगा, निमित्त कारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, निमित्त कारण हो जाएगा। ठीक है, तो कारण तीन प्रकार के होते हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। ठीक है, तो अगर हम द्रव्य की बात करते हैं तो द्रव्य में गुण भी होता है, कर्म भी होता है, और गुण और कर्म का क्या होता है, वो समवाय कारण होता है। तो समवाय कारण का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपको सारी चीज बता रहा। ठीक है, तो कारण क्या होता है, जो किसी चीज को उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कारण कहते हैं। कारण तीन प्रकार का होता है, समवाय कारण, असमवाय कारण, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, निमित्त कारण हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब मैं समवाय कारण, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ कारण का उदाहरण, जैसे उदाहरण हम तीनों का उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे कि बात करते हैं मिट्टी से, है ना, जैसे कि बात करते हैं घड़ा बनाना। जैसे कि अगर मान लो आप, अभी दिवाली भी है ना, तो आप जाएंगे कुम्हार के पास, दिए लेने जाएंगे, तो वो घड़ा बनाता है। तो आप मेरे को ये बताइए कि घड़ा जो है, घड़ा बनने के लिए क्या क्या किस किस की आवश्यकता होती है, घड़े बनने के लिए, है ना, घड़ा बनाने के लिए बताइए किस किस चीज की आवश्यकता होती है। तो एक तो किसकी आवश्यकता होती है, एक तो मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरे डंडे की आवश्यकता होती है। ठीक है, चक्र की आवश्यकता होती है। ठीक, उसके बाद कुम्हार स्वयं जो बना रहा है उसकी भी आवश्यकता होती है। वही अगर मैं बात करता हूँ वस्त्र है, जैसे कि जो आपने कपड़े पहन रखे है ना, तो इस वस्त्र को बनाने में किस किस की आवश्यकता होती है। तो इस वस्त्र को बनाने में एक तो धागे की आवश्यकता होती है ना, धागा की आवश्यकता होती है। दूसरा वस्त्र को बनाने में जो मशीन होती है ना, उसकी आवश्यकता होती है, मशीन। ठीक है, और तीसरा जो बना रहा है यानी कि जुलाहा, है ना, क्या हो जाएगा, जुलाहा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी आवश्यकता होती है। ठीक, तो आप यहाँ पर देखिए हमने कारण की डेफिनेशन क्या देखी, कारण की हमने डेफिनेशन देखी कि जो जो क्या करता है, किसी चीज को उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कारण कह देंगे। यानी कि किसी चीज को उत्पन्न करने में जो सहायक होता है, ऐसा बोल दो आप, किसी चीज को उत्पन्न करने में जो सहायक होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कारण कहते हैं। तो घड़ा बनाने में क्या क्या सहायक है, मिट्टी है, डंडा है, चक्र है, कुम्हार है। ठीक है, तो मिट्टी भी आपका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा, है ना, डंडा भी आपका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा, चक्र भी कारण हो जाएगा, कुम्हार भी कारण हो जाएगा, क्योंकि हमने उसकी डेफिनेशन बोली कि किसी चीज को उत्पन्न करने में जो सहायक होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कारण कहते हैं। तो मिट्टी भी कारण है यहाँ पर, डंडा भी कारण है, चक्र भी कारण है, कुम्हार भी कारण है। ठीक है, और किसको उत्पन्न कर रहे हैं, वो घड़े को उत्पन्न कर रहे हैं। ये सब मिलके किसको उत्पन्न कर रहे हैं, घड़े को उत्पन्न कर रहे हैं। तो कारण से जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कार्य। तो आपका घड़ा क्या हो जाएगा, आपका घड़ा क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। और ये वाली जो चीजें है इधर जो मैंने लिखी, ये वाली सारी चीजें क्या हो जाएगी, ये वाली चीजें सारी क्या हो जाएगी, कारण हो जाएगी। वही अगर मैं इधर बात करता हूं तो वस्त्र जो है, वस्त्र आपका क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। और धागा, मशीन, जुलाहा, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब वस्त्र के कारण हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि घड़े की बात करते हैं तो घड़े बनाने में मिट्टी लगा, आपको डंडा लगा, चक्र लगा, कुम्हार, तो ये सब क्या है, घड़ा बनाने में कारण है। और कारण ने किसकी उत्पत्ति करी, घड़े की, भी आपका क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो कारण है, ये कारण कैसा हो सकता है, ये कारण समवाय कारण भी हो सकता है। इनमें से मान लो कोई क्या होगा, समवाय होगा, कोई क्या होगा, असमवाय होगा, और कोई क्या होगा, निमित्त कारण होगा। तो अगर हम समवाय की बात करते हैं, समवाय का मतलब क्या होता है, समवाय का मतलब जो अपृथक भाव से जुड़ा हो, जो 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 क्या हो, जो कार्य के साथ। समवाय कारण मतलब क्या होता है, समवाय कारण वह कारण होता है जो कार्य के साथ रहता है हमेशा, जो कार्य के साथ हमेशा रहता है। समवाय संबंध से हमेशा जो क्या रहता है, कार्य के साथ रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बात करते हैं मिट्टी से घड़ा बनना। ठीक है, तो मिट्टी जो है, मिट्टी जो कि कारण है घड़े का, तो मिट्टी का घड़े के साथ कैसा संबंध है, समवायी संबंध है, अप्रत्यक्ष भाव से घड़े में जुड़ी हुई है। अगर एक नष्ट होगा दूसरा भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला कि अगर हम मिट्टी और घड़े से देखें, मिट्टी और घड़े का अगर देखें तो मिट्टी और घड़े के बीच में कैसा संबंध है, समवाय कारण संबंध है। वही अगर हम बात करें तो जैसे कि निमित्त कारण की बात करते हैं, तो निमित्त कारण में डंडा आ जाएगा, आपका चक्र आ जाएगा, आपका कुम्हार हो जाएगा। यानी कि
चलो निमित्त से पहले आप इसको समझिए, असमवाय को समझिए, है ना। तो असमवाय मतलब क्या होता है? असमवाय का मतलब ये होता है कि जो कारण कार्य के साथ समवाय रूप से नहीं जुड़ा रहता, समवाय रूप से नहीं जुड़ा रहता, तो क्या होता है? आपका असमवाय हो जाता है। जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, धागे से वस्त्र बनाना, तो धागे और वस्त्र जो है इन दोनों के बीच में कौन सा कारण है? समवाय कारण है ना। धागे से आप वस्त्र बनाएंगे तो धागे और वस्त्र के बीच में कैसा कारण है? समवाय कारण है, समवाय संबंध है। लेकिन धागों के बीच में जो धागे जो होते हैं एक दूसरे के तंतु से जुड़े होते हैं, तो वो कैसे जुड़े होते हैं? असमवाय रूप से जुड़े होते हैं। धागे जो है, धागे एक दूसरे गुलचे होंगे, है ना, ऐसे तंतु जो होते हैं धागों के वो जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो वो असमवाय है। लेकिन देखो, धागे और वस्त्र के बीच में समवाय कारण है, लेकिन धागे के बीच में जो तंतु है ना, एक दूसरे से गुथेंगे तभी तो क्या बनेगा? आपका वस्त्र बनेगा। तो ये जो गुथने वाली जो चीज है, एक धागा दूसरे से गुथ रहा है, तो ये क्या है? असमवाय संबंध है ना। और निमित्त के कारण की बात करते हैं, तो निमित्त कारण मतलब ये होता है कि जो ना समवाय रूप से जुड़ा होता है ना असमवाय रूप से जुड़ा होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? सब निमित्त कह देते हैं। जैसे कि बात करते हैं, मिट्टी से घड़ा आप बना रहे हैं, तो मिट्टी से एक बार जब घड़ा बन जाएगा, तो अगर आप डंडे को अलग कर दो, चक्रे को अलग कर दो, कुम्हार को अलग कर दो, जो कि अलग हो ही जाते हैं, तो उससे इस कार्य को फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो ना समवाय रूप से जुड़ा है ना असमवाय रूप से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम निमित्त कारण कह देते हैं। तो अगर हम द्रव्य की बात करते हैं, द्रव्य के अगर हम, आई होप आप सभी को कारण समझ में आ गया होगा। हालांकि हम डिटेल में कारण को अगर नहीं समझ में आया तो आप इतना समझ लो कि समवाय कारण क्या होता है। समवाय कारण ये होता है कि जो एक दूसरे से समवाय रूप से जुड़े होते हैं, यानी कि जिन्हें अपृथक भाव से, जिन्हें अलग नहीं किया जाता है ना। मतलब यहाँ पर कारण जो होता है कार्य के साथ हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा ही, है ना, मतलब इसे अलग नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही द्रव्य जो होता है वो गुण और कर्म के साथ हमेशा रहता है ना। द्रव्य जो होता है और गुण, द्रव्य जो होता है उसका गुण के साथ, कर्म के साथ, और साथ में द्रव्य के साथ भी। यहाँ पर क्या बोला हमने? यहाँ पर हमने क्या बोला कि जिसमें गुण हो, जिसमें कर्म हो, और जो समवाय कारण हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य जो होता है तीन चीज का समवाय कारण होता है। खुद द्रव्य का भी, आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा, द्रव्य का भी होता है, गुण का भी होता है, और किसका होता है? कर्म का भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि गुण के बिना, मतलब बिना गुण का द्रव्य हो ही नहीं सकता है, बिना कर्म का द्रव्य हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि गुण और कर्म जो समवाय रूप से जुड़े होते हैं, और द्रव्य भी द्रव्य में समवाय रूप से संबंध रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन प्रकार के कारण बताए गए। कारण हम डिटेल में कब देखेंगे? जब हम कार्य कारण सिद्धांत देखेंगे वहां पर। ठीक है, तो अभी आपको समझाने के लिए मैंने आपको सब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताया। ठीक, तो द्रव्य क्या होता है? जिसमें गुण हो, जिसमें कर्म हो, और जो समवाय कारण हो। समवाय कारण किस किस का होता है? द्रव्य समवाय कारण किस किस का होता है? तो द्रव्य जो होता है वो किस किस का समवाय कारण होता है? द्रव्य का भी होता है ना, गुण का भी होता है, और किसका होता है? और कर्म का भी होता है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों का क्या होता है? द्रव्य जो होता है वो समवाय कारण होता है। ठीक है, द्रव्य का भी होता है, गुण का भी होता है, कर्म का भी होता है। आप इसको उदाहरण के तो समझिए। जैसे कि बात करते हैं, द्रव्य जो होता है, समवाय कारण समझ गए ना? समवाय कारण मतलब जिसे कारण जो होता है हमेशा कार्य के साथ रहेगा ही रहेगा, है ना। कारण जो है वो हमेशा कार्य के साथ रहेगा, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही गुण जो होते हैं, कर्म जो होते हैं, वो हमेशा द्रव्य के साथ रहते हैं। बिना गुण और कर्म का आपको द्रव्य देखने को मिलेगा ही नहीं। और साथ में द्रव्य जो होता है, द्रव्य के साथ भी समवाय कारण रखता है। तो आप इसका उदाहरण देखिए, सबसे पहले वाले का, कि द्रव्य जो होता है द्रव्य का भी समवाय कारण होता है। तो इसका आप उदाहरण ये देखिए, जैसे कि हमने बोला कि मिट्टी से क्या बनना? मिट्टी से क्या बनना? घड़ा बनना। ठीक है, घड़ा बनना। तो यहाँ पर ये जो मिट्टी है ये क्या है? ये द्रव्य है। ये क्या है? द्रव्य है। और जो घड़ा बना है, ये भी क्या है? ये भी तो द्रव्य है। ये भी तो क्या? द्रव्य यहाँ पर नष्ट हुआ, मतलब ये कारण है। मिट्टी आपका कारण है, ये आपका कार्य है। ठीक है, तो मिट्टी से जब घड़ा बना तो बताइए उसकी जो द्रव्य वाला जो है वो नष्ट हुआ? नहीं हुआ। मिट्टी भी द्रव्य है, तो घड़ा बना तो भी क्या? द्रव्य। तो द्रव्य जो होता है द्रव्य के साथ हमेशा रहता है, यानी कि कारण जो होता है कार्य के साथ हमेशा रहता है। तो द्रव्य जो होता है द्रव्य के साथ भी समवाय संबंध रखता है। वही अगर हम गुण की बात करते हैं, तो गुण का उदाहरण आप बेस्ट ये लीजिए, जिसकी मान लो गुलाब का फूल है ना। गुलाब का फूल मान लो उस कोने में रखा हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या आ रही है? खुशबू आ रही है।
उससे क्या आ रही है, उसकी सुगंध आ रही है, उसकी खुशबू आ रही है, ठीक है। तो आपको खुशबू दिखाई देती है, दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो अब भले ही दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, लेकिन वो जो गुण आ रहा है, वो खुशबू का जो सुगंध वाला गुण आ रहा है, वो हमेशा द्रव्य के साथ आ रहा है। बिना द्रव्य के साथ वो सुगंध आ ही नहीं सकती यहाँ पर। जैसे कि हमने बोला ना कि बिना गुण के साथ, मतलब बिना गुण का द्रव्य हो ही नहीं सकता है। यानी कि द्रव्य हमेशा किसमें आश्रित रहती है, गुण जो होता है वो हमेशा किसमें आश्रित रहता है, द्रव्य में आश्रित रहता है। बिना गुण का द्रव्य हो ही नहीं सकता है। तो जो सुगंध आ रही है तो वो किसी न किसी द्रव्य के साथ ही आपके पास आ रही है, बिना द्रव्य के नहीं आ रही है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल आप ले लीजिए। जैसे कि बात करते हैं प्रकाश से क्या, सूर्य से क्या होता है, प्रकाश आता है तो आपको उष्मा फील होती है। तो जो उष्मा गुण हो आया है ना, आपको प्रकाश तो दिखाई नहीं दिया, उष्मता तो आपको नहीं दिखाई दी, लेकिन फिर भी वो जो आया है तो अकेला नहीं आया। वो जो गुण है, उष्मा का जो गुण है वो अकेला नहीं आया, वो हमेशा द्रव्य के साथ आएगा। यानी कि हो सकता है सूर्य से कुछ छोटे छोटे कण हो, उनके साथ आ रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गुण जो होता है हमेशा द्रव्य में आश्रित रहता है। यानी कि गुण और द्रव्य इन दोनों के बीच में समवायी कारण होता है और पृथक भाव से जुड़े हुए रहते हैं। यानी कि गुण जो होता है बिना द्रव्य के आ ही नहीं सकता है। वह अगर हम कर्म की बात करते हैं, कर्म का आप उदाहरण ये देखिए कि जैसे कि बात करते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके पास साउंड जा रही है, तो ये साउंड की जो क्रिया हो रही है, ये जो आवाज आपके पास जा रही है ना, तो ये भी किसी न किसी साउंड वेव के थ्रू जा रही है, ठीक है। तो कर्म जो होता है वो भी द्रव्य जो होता है कर्म के साथ भी, द्रव्य जो होता है गुण के साथ भी, द्रव्य जो होता है द्रव्य के साथ भी क्या रखता है, समवाय संबंध रखता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस चीज को हम डिटेल में कहां पर पढ़ेंगे, जब हम कार्य कारण सिद्धांत को देखेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको द्रव्य का लक्षण बताने के लिए सारी चीजें बताया। तो द्रव्य का लक्षण, द्रव्य अब आप यहाँ पर डिफाइन कर लीजिए कि द्रव्य क्या होता है। तो हम हर उस चीज को द्रव्य कहेंगे जिसमें क्या हो, गुण हो, जिसमें क्या हो, कर्म हो, और जो क्या हो, समवाय कारण हो। किसका समवाय कारण हो, द्रव्य का भी हो, गुण का भी हो और कर्म का भी हो, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं द्रव्य की परिभाषा। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् तत् द्रव्यम। यानी कि जिसमें कर्म और गुण आश्रित हो और जो द्रव्य गुण और कर्म का क्या हो, समवाय कारण हो, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम द्रव्य कह देते हैं, ठीक। चलिए आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा द्रव्य क्या होता है, द्रव्य का कॉन्सेप्ट, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर द्रव्य के आश्रय, तो मैं जब आपको क्या पढ़ रहा था, द्रव्यादि विज्ञान या अध्याय जब आपको पढ़ा रहा था, अष्टांग हृदय का 9वां अध्याय, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि सॉरी 9th वाला चैप्टर नहीं था, वो शायद 8वां चैप्टर था, ठीक है। तो वहां पर हमने ये देखा था कि जो द्रव्य होते हैं, है ना, सॉरी हाँ, द्रव्य आदि विज्ञान ही था, ठीक। देखिए, तो जो द्रव्य होते हैं, तो द्रव्य की कितनी प्रॉपर्टी होती है, 5 प्रॉपर्टी होती है। यानी कि द्रव्य में आपको रस पाया जाता है ना, किसी भी द्रव्य में आपको वीर्य भी पाया जाएगा, है ना, उसमें विपाक भी होगा, उसमें क्या होगा, विपाक भी होगा, उसमें क्या होगा, गुण भी होगा, और उसमें क्या होगा, कर्म भी होगा, ठीक है। तो हर एक द्रव्य की ये 5 प्रॉपर्टी होती है, रस भी होता है, उसका वीर्य भी होता है, विपाक भी होता है, गुण भी होता है, कर्म होता है। यानी कि यहाँ पर क्या बोला, रस आदिनाम पंचानाम भूतानाम यद आश्रय भूतम तद द्रव्यम। यानी कि किसी भी द्रव्य में, किसी भी द्रव्य को आप देख लो, रस भी होगा, उसका विपाक भी होगा, वीर्य भी होगा, प्रभाव भी होगा, आदि ये सब आश्रय होते हैं। और ये सब क्या होते हैं, द्रव्य की 5 प्रॉपर्टियां होती है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया कि आंवले में रस 5 होते हैं, आंवले का विपाक कैसा होता है, मधुर होता है, आंवले का वीर्य कैसा होता है, शीत होता है, और शीत वीर्य से अपना काम करता है, ठीक है। गुण जो होता है कैसा होता है, लघु होता है, और कर्म क्या होता है, त्रिदोष समन, तीन दोषों को समन करता है, और दाह का भी क्या करता है, समन, बर्निंग सेंसेशन को भी कम करता है। तो इस प्रकार से हर द्रव्य में आपको 5 प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर बताइए, क्योंकि ये सब किसमें आश्रित रहते हैं, द्रव्य में आश्रित रहते हैं। मैंने आपको डिटेल में समझाया था जब मैं आपको द्रव्य पढ़ा रहा था, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। तो कार्य कारण के आधार पर, कार्य कारण के आधार पर यहाँ पर 2 प्रकार के द्रव्य बताए। कार्य कारण के आधार पर देखेंगे तो द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है, एक तो आपका कारण द्रव्य होता है ना, एक आपका क्या हो जाएगा, कारण द्रव्य हो जाएगा। एक मिनट मेरे को देख लीजिए कि कैमरा चल रहा है, नहीं, ठीक है, हाँ। तो एक तो आपका क्या हो जाएगा, कारण द्रव्य हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका कार्य द्रव्य हो जाएगा, ठीक है। तो कारण द्रव्य की हम बात करते हैं। तो कारण द्रव्य, जैसे कि अभी मैंने बोला कि जो किसी और को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। तो जो कारण द्रव्य है वो क्या करता है, इन कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति करता है। कारण द्रव्य कितने होते हैं, कारण द्रव्य 9 होते हैं, और कार्य द्रव्य कितने होते हैं, कार्य द्रव्य असंख्य होते हैं, है ना, ये कितने होते हैं, असंख्य होते हैं। और कार्य द्रव्य की उत्पत्ति किनसे होती है, इन 9 कारण द्रव्यों से ही होती है।
ये 9 कारण द्रव्य ही मिलकर क्या करते हैं, सभी कार्य द्रव्यों का उत्पन्न करते हैं, और सभी कार्य द्रव्य जो होते हैं कितने होते हैं, असंख्य हो जाते हैं। ठीक, चलिए तो अगर हम कारण द्रव्य की बात करते हैं, है ना, कारण द्रव्य में क्या क्या हो जाएगा, तो एक तो आपका क्या हो जाएगा, आकाश, है ना, 5 महाभूत ले लो, 5 महाभूत, उसके बाद मन, आत्मा, काल और दिशा, ये 9 क्या होते हैं आपके कारण द्रव्य होते हैं। तो आकाश, है ना, 5 महाभूत में सबसे पहले आप क्या हो जाएगा, आकाश, दूसरा क्या हो जाएगा, वायु, है ना, तीसरा क्या हो जाएगा, तेज, है ना, तेज, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा जल हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा, पृथ्वी। तो ये तो आपके क्या होते हैं 5 महाभूत, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आत्मा, है ना, आत्मा, काल, काल, दिशा, दिशा और मन। तो ये 9 क्या होते हैं, ये 9 आपके कारण द्रव्य होते हैं, और ये कारण द्रव्य 9 मिलकर किसकी उत्पत्ति करते हैं, कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति करते हैं। कार्य द्रव्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपके क्या हो जाएंगे, एक तो आपके चेतन द्रव्य, है ना, चेतन द्रव्य, और दूसरा आपका क्या हो जाता है, अचेतन द्रव्य। ठीक है, अचेतन द्रव्य। ठीक है, चेतन द्रव्य की बात करते हैं, तो चेतन द्रव्य की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, किस प्रकार से, इंद्रिय, क्या, स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम, यानी कि इंद्रियों से युक्त द्रव्य जो होते हैं वो आपके चेतन द्रव्य कहलाते हैं, है ना, और निरिंद्रियम अचेतनम, यानी कि जिसमें इंद्रियां नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अचेतन द्रव्य कह देते हैं। चेतन द्रव्य आगे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्या जाएगा आपका अंतः चेतन और क्या जाएगा बाह्य चेतन। ठीक है, इस प्रकार से आपके अंतः बाह्य चेतन और अंतः चेतन, इस प्रकार से 2 प्रकार के आपके चेतन द्रव्य होते हैं, तब हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक, चलिए तो आप देखें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कारण द्रव्य के बारे में यहाँ पर बताया, मैंने आपको बता दिया। कारण द्रव्य क्या होते हैं, जो कार्य द्रव्य की उत्पत्ति करते हैं हम क्या कहते हैं, कारण द्रव्य करते हैं। कारण का मतलब यही होता है कि जो किसी चीज की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो आपके ये जो कार्य द्रव्य होते हैं इसकी उत्पत्ति किससे होती है, कारण द्रव्यों से होती है, क्योंकि ये अन्य द्रव्य की उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति में कारण होते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, कारण द्रव्य कहते हैं। कितने होते हैं, 9 हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल और दिशा, ये सब आपके 9 कारण द्रव्य होते हैं। ठीक है, अब कारण द्रव्य को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया, कारण द्रव्य जो होते हैं वो नित्य भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं। वह अगर हम कार्य द्रव्य की बात करते हैं, सारे कार्य द्रव्य अनित्य होते हैं, लेकिन आपके जो कारण द्रव्य होते हैं नित्य भी हो सकते हैं और अनित्य भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नित्य की, तो नित्य कौन कौन होगा, तो आकाश, काल, आत्मा, दिशा, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनकी जो परमाणु अवस्था होती है, किसकी, आकाश की, काल की, आत्मा की, दिशा की, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब की परमाणु अवस्था जो होती है वो क्या होती है, नित्य होती है। वही अगर हम वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की स्थूल अवस्था देखेंगे तो कैसे होते हैं, अनित्य होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि कारण द्रव्य होते हैं नित्य भी हो सकते हैं और अनित्य भी हो सकते हैं। वही अगर हम कार्य द्रव्य की बात करते हैं तो कार्य द्रव्य हमेशा कैसे होंगे, अनित्य होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, आप आगे देखिए, वहां पर कार्य द्रव्य के बारे में बताया गया। तो कारण द्रव्य से उत्पन्न होने वाले द्रव्यों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्य द्रव्य कहते हैं। तो जिनकी उत्पत्ति किससे होती है, जिनकी उत्पत्ति कारण द्रव्यों से होती है तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम कार्य द्रव्य कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी कारण द्रव्य से उत्पन्न होते हैं इसलिए अनित्य होते हैं। मैंने बोला ना, जितने भी कार्य द्रव्य होंगे वो क्या होंगे, अनित्य होंगे। क्यों, क्योंकि इनकी उत्पत्ति किनसे होती है, कारण द्रव्यों से होती है, जो कि कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, कार्य, आपके कार्य द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपके चेतन द्रव्य, दूसरा आपका हो जाएगा अचेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य की बात करते हैं, चेतन द्रव्य क्या होता है, स इंद्रियम, क्या जाएगा, स इंद्रियम, स इंद्रियम चेतनम द्रव्यम, स इंद्रियम चेतनम द्रव्यम, यानी कि इंद्रियों से युक्त चेतना। देखो चेतना का मतलब क्या, आप चेतना का अभिप्राय क्या, आत्मा। ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं, आत्मा तो सब दूर होती है, पत्थर में भी आत्मा है, इस पेंसिल में भी आत्मा है, इस मोबाइल में भी आत्मा है, सब में क्या है, आत्मा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, चेतन द्रव्य हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, चेतन द्रव्य हो जाएगा। तो गलत है। यहाँ पर क्या बोला, इन्होंने बोला कि इंद्रियों से युक्त चेतन द्रव्य। हम चेतन द्रव्य उसे बोलेंगे जिसमें इंद्रिया होती है, इंद्रिया के बलबूते पर क्या करता है, चेतना काम करती है, इंद्रियों के सहायता से क्या करती है, चेतना काम करती है। यानी कि इंद्रियों से युक्त जो आपका द्रव्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, चेतन द्रव्य। और जिसमें इंद्रिया नहीं होती है ना, जिसमें क्या हो जाएगा, निरिंद्रियम, निरिंद्रियम अचेतनम, यानी कि जिसमें इंद्रिया नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अचेतन द्रव्य कह देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा
जिसमें क्या हो, चेतना हो, लेकिन चेतना के साथ साथ इंद्रिया भी होना चाहिए, ठीक है। और अचेतन द्रव्य जिसमें इंद्रिया नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, अचेतन द्रव्य कहते हैं, ठीक। चलिए, तो आप देखिए यहाँ पर चेतन द्रव्य, देखिए जिन द्रव्यों में इंद्रिया होती है, स इंद्रियम चेतनम द्रव्यम, जिसमें इंद्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, चेतन द्रव्य कहते हैं। चेतन द्रव्य को अगर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो क्या जाएगा आपका अंतः बहिश्चेतन, और दूसरा क्या जाएगा आपका अंतः चेतन। तो अगर हम अंतः बहिश्चेतन की बात करते हैं तो अंतः बहिश्चेतन मतलब क्या होता है, जो जीव अपनी चेतना को बाहरी और आंतरिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि बात करते हैं जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, यानी कि अंतः बहिश्चेतन का मतलब क्या जाएगा, अंतः बहिश्चेतन का मतलब ये होता है कि इनको सुख होता है, इनमें है ना, सुख भी होगा इनको क्या होगा, इनको दुख भी होगा, है ना, इनको दुख भी होगा, इनको किसी चीज से क्या होगी, आपत्ति भी होगी, इनको किसी चीज से आपत्ति होगी। तो ये जितने भी क्या होते हैं आपके अंतः बहिश्चेतन होते हैं, ये क्या करते हैं, चेतना को बाहरी और आंतरिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर मान लो इनको सुख दुख होगा, है ना, इनको किसी प्रकार से आपत्ति होगी, तो इनका निराकरण ये कर सकते हैं, इनका निराकरण ये कर सकते हैं, यानी कि सुख दुख बताएंगे भी ये, है ना, इनको जो भी आपत्ति को बाहर क्या करेंगे, उसको प्रदर्शित भी करेंगे। जैसे कि बात करते हैं मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ये सब करते भी है, ठीक है। लेकिन भाई अगर हम अंतर चेतन की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, वे अपनी चेतना को केवल आंतरिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आपके अंतर चेतन जो द्रव्य होते हैं, अगर मान लो इनको सुख हो, अगर मान लो इनको सुख है ना, अगर इनको किसी प्रकार का कोई दुख है, ठीक है, अगर इनको किसी प्रकार से कोई आपत्ति है, ठीक है, तो ये बाहर प्रदर्शित करेंगे उस चीज को, नहीं करेंगे। पेड़ को आप मारो, आपको मारता है, नहीं मारता है, क्यों, क्योंकि भले उसको दुख हो रहा है, उसको दुख और आप मारोगे उसको दुख हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो बाहर प्रदर्शित करेगा, उसको नहीं करता है। तो अंतर चेतन वो होते हैं जो अपने सुख दुख को प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन आपका जो बहिश्चेतन जो होता है, तो वो क्या करता है, आप उसको जो भी सुख दुख हो रहा है ना, जो भी आपत्ति हो रही है, तो उसका बाहर निराकरण करता है, उसको बाहर प्रदर्शित करता है, ठीक। चलिए, तो समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। चलिए, अब हम बात देखिए, आप अंतर बहिश्चेतन को देखिए आप, तो अंतर बहिश्चेतन को जन्म या निवास स्थान से 4 प्रकार से बताया गया है। एक तो क्या हो जाएगा, जरायुज, जरायुज यानी कि जिनका क्या होता है, प्लेसेंटा से ओरिजिन होता है। जैसे कि बात करते हैं ह्यूमन हो गया, एनिमल्स, जैसे कि बात करते हैं लायन, टाइगर एक्सेट्रा। अंडे से जिनकी उत्पत्ति होती है उनको हम अंडज बोल देंगे। जैसे कि बात करते हैं बर्ड्स हो गया, फिश हो गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, आता है। स्वेदज की बात करते हैं जिनका पसीने से उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, इंसेक्ट हो जाएगा, अंट हो जाएगा और वर्म्स हो जाएंगे। उद्भिज की बात करते हैं तो जो जाते हैं सोइल से ओरिजिन होता है जिनका, जिसकी बात करते हैं फ्रॉग, है ना, इंद्रगोप हो गया, पोक करते हैं भैया, इंद्रगोप करो इसको, ठीक है, इंद्रगोप, ठीक है, इंद्रगोप हो गया। और इंसेक्ट जो होते हैं, इंद्रगोप इंसेक्ट जो होता है, ठीक है, तो ये आपको क्या होता है, उद्भिज होता है, जिनका सोइल से ओरिजिन होता है, ठीक है। और अंतःचेतन ये भी 4 प्रकार के होते हैं। वनस्पति, यानी कि जो पौधे आमतौर पर, वनस्पति का मतलब क्या होता है, जो आमतौर पर कैसे होते हैं, आमतौर पर बड़े होते हैं, इनमें पुष्प नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि वनस्पति इनमें क्या होगा, आपको पुष्प नहीं दिखाई देगा। जैसे बात करते हैं बरगद हो गया, पीपल हो गया, है ना, बिना पुष्प के फल आ जाएगा, ठीक है। वानस्पति की बात करते हैं, इन पौधों में ज्यादातर जड़ी बूटियां आती है और झाड़ियां आती है, और जिनमें फूलों के खिलने के बाद फल लगते हैं। वनस्पति में आपको पुष्प नहीं दिखाई देगा, बिना पुष्प का फल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर फूलों के खिलने के बाद फल दिखाई देते हैं। जिसकी बात करते हैं अमलतास हो गया और अश्वगंधा हो गया। विरुद्ध की बात करते हैं तो विरुद्ध जो होते हैं वो क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, गुडुची और ब्राहे, और लताएं होती है, एक प्रकार से जमीन पर जो लताएं होती है ना फैलने वाली, वो विरुद्ध में आ जाएंगे, ठीक है। और औसत की बात करते हैं तो मुख्य रूप से क्या होते हैं, अनाज होते हैं, जो फल के पकने के बाद क्या होते हैं, तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जैसे बात करते हैं गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक पता होना चाहिए आपको कि वनस्पति क्या होता है, वनस्पति क्या होता है, विरुद्ध क्या होता है, और औसत क्या होता है। अक्सर एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। चलिए, अब आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पर द्रव्यों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया गया है ना। पहले हमने कार्य और कारण के आधार पर देख लिया, फिर उनके चेतना और अचेतना के आधार पर, यानी कि सॉरी, कार्य और कारण के आधार पर देख लिया। अब हम क्या करेंगे, दोष कर्म के आधार पर देखेंगे। दोष कर्म के आधार पर भी 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं। एक तो वो जो दोषों को क्या करेंगे, शांत करेंगे, एक तो वो जो दोषों को बढ़ाएंगे, और एक क्या होंगे जो आपके स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। तो दोष प्रशमन जो द्रव्यों को जो बड़े बड़े द्रव्यों क्या करते हैं, शांत करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऐसा गुडुची आ जाएगा और आम्लकी हो जाएगा। धातु प्रदूषक की बात करते हैं तो दूषित करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अफीम, यानी कि दोषों को बढ़ाने वाले होते हैं, अफीम, भांग और विरुद्ध आहार लेने से भी, ठीक है। और जो क्या कहते हैं आपके स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, जिसको बात करते हैं गेहूं, साली चावल आदि, ठीक है।
रस बेस से ये मैंने ऑलरेडी आपको 10वें चैप्टर में अष्टांग हृदय में पढ़ा रखा है मैंने, मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, है ना, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। रस बेस से, सॉरी रस बेस से देखेंगे तो 6 प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय, ठीक है। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पंच महाभूत के आधार पर, ये भी मैंने आपको बता दिया है, पार्थिव द्रव्य होते हैं, आप्य द्रव्य होते हैं, आग्नेय द्रव्य होते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप वहां से देख लेना, ठीक है। इसके अलावा उत्पत्ति के आधार पर भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो क्या होता है, जांगम द्रव्य, है ना, जांगम द्रव्य होता है। फिर औद्भिद द्रव्य, है ना। फिर एक तो क्या जाएगा आपका औद्भिद द्रव्य होता है ना, औद्भिद द्रव्य होता है। फिर एक आपके होता है भौम द्रव्य होता है। जांगम द्रव्य मतलब, जांगम द्रव्य वो द्रव्य होते हैं जो आपको चलते फिरते जानवर से प्राप्त होते हैं। जैसे बात करते हैं दूध हो गया, है ना, ये सब इसमें आ जाएंगे। और मतलब जो चलते फिरते जानवरों से आपको जो प्राप्त होता है, गोरोचन हो गया, दूध हो गया, ये, है ना। उद्भिद की बात करते हैं जो पृथ्वी से फोड़ कर निकलते हैं, वनस्पति हो जाएगा, आंवला, है ना, ये सब सारी चीजें इसमें आ जाएगी जो आपको पेड़ों से मिलती है, वनस्पति से मिलती है, ठीक। और भौम द्रव्य यानी कि जो पृथ्वी में आपको, पृथ्वी से आपको प्राप्त होते हैं, धातु, सोना, सिल्वर, ये सब, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं हाँ, कारण द्रव्य की गणना। तो आपको पता है कारण द्रव्य टोटल कितने होते हैं, 9 बताए गए, और कार्य द्रव्य असंख्य बताए गए, ठीक है। तो प्राथमिक कारण द्रव्य सांख्य में 9 बताए गए, जबकि अन्य कार्य द्रव्य असंख्य होते हैं। यह द्रव्य की विशेषता है कि यह अन्य द्रव्य को उत्पन्न करता है, यानी कि कारण द्रव्य जो होता है वो कार्य द्रव्य को उत्पन्न करता है। कोई भी कार्य द्रव्य की उत्पत्ति अन्य किसी द्रव्य से ही होगी, यानी कि कार्य द्रव्य हमेशा किसी न किसी द्रव्य से उत्पन्न होंगे, और वो द्रव्य कौन से, कारण द्रव्य, ठीक है, अथवा कर्म से नहीं, ठीक है। यानी कि द्रव, इसका मतलब यह है कि, इसका मतलब ये है, देखो ये थर्ड लाइन क्या बोला यहाँ पर, थर्ड लाइन यहाँ पर क्या बोला कि कारण द्रव्य जो होते हैं, कारण द्रव्य जो होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, 9 होते हैं, और ये कारण द्रव्य क्या करते हैं, कार्य द्रव्य की उत्पत्ति करते हैं। तो ये 2 लाइन तो आपको समझ में आ गई है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि कोई भी कार्य द्रव्य की उत्पत्ति अन्य किसी द्रव्य से ही होगी, यानी कि एक द्रव्य, है ना, एक द्रव्य जो होगा वही क्या करेगा, दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति करेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि द्रव्य जो होता है, द्रव्य का क्या होता है, समवाय कारण होता है, ठीक है। और कोई भी द्रव्य द्रव्य की उत्पत्ति करता है अथवा कर्म से कम नहीं, यानी कि कोई भी द्रव्य जो होता है उसकी उत्पत्ति किससे होती है, द्रव्य से होती है, कर्म से नहीं होती है, ठीक है। अतः कार्य द्रव्य की संख्या निश्चित नहीं है, ये कार्य द्रव्य अनंत होते हैं। अब द्रव्य इसलिए क्या होता है, कार्य द्रव्य आपके अनंत हो जाते हैं, ठीक। इस प्रकार से आज हमने क्या देख लिया, द्रव्य का वर्गीकरण। आहार कैसे भी आप द्रव्यों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कुछ सुख धान्य होते हैं, समी धान्य होते हैं, मांस वर्ग वाले, फल वर्ग वाले, ठीक है। तो वो भी आप अष्टांग हृदय के छठे चैप्टर में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, द्रव्य का वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को द्रव्य का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और द्रव्य का वर्गीकरण भी। अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, महाभूत को स्टार्ट कर देंगे, और 1 बाय 1 हम महाभूत को पूरा पढ़ देंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।